अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मईशत में इस्तेहकाम के इशारे मिल रहे हैं मगर बिजनेस कम्युनिटी परेशान है और हुकूमत की बार बार यकीन दहानियों के बावजूद ना उनकी परेशानियां कम हो रही हैं और ना ही गैर यकीनी की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। बिजनेस कम्युनिटी से वज़ीर आज़म मुलाकातें कर रहे हैं, करते रहे हैं, फिर करने जा रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी से वुज़रा भी मिलते हैं, उन्हें यकीन दहानियाँ कराते हैं। इन मुलाकातों के बाद बिजनेसमैन खुशी खुशी वापस आते हैं मगर फिर होता कुछ नहीं है। मीडिया पर आकर बिजनेस कम्युनिटी बार बार इस बात का इज़हार कर चुकी है कि ये हुकूमत वादे तो बहुत करती है, प्लान बड़े अनाउंस करती है मगर फिर उन वादों और प्लान्स को पूरा नहीं करती, उन पर अमल दरामद नहीं करती। बिजनेस कम्युनिटी के मुताबिक हुकूमत को, मीडिया को, यहाँ तक के आर्मी चीफ को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। आज भी बड़े बड़े बिजनेसमैनों की मुलाकात आर्मी चीफ से जारी है। इस वक्त मुआशी एदाद-ओ-शुमार और बड़े सेक्टर्स की कारकर्दगी में सुस्त रवि और हुकूमती फैसलों की गैर यकीनी के असरात वाज़े नजर आ रहे हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने इस हुकूमत के पहले साल में 3.5% की मनफी ग्रोथ दिखाई, यानी पैदावार में इजाफे की बजाय कमी आई और ये 10 साल में पहली दफा हुआ। इकोनॉमिक सर्वे में मनफी 2.1 का नंबर दिया गया मगर बाद में असल नंबर्स 3.6% आए, जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट में भी नजर आया, यानी मुतवक्को कमी से भी ज्यादा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कमी हो गई। और अब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड मुख्तलिफ सेक्टर्स के एदाद-ओ-शुमार भी एक मनफी कहानी दिखा रहे हैं। गुज़िश्ता तिमाही में स्टॉक मार्केट के लिस्टेड सेक्टर की आमदनी में 7.4% की नुमाया कमी आई है, यानी कंपनियों की आमदनी में इजाफे के बजाय 7.4% की कमी आई है। मुख्तलिफ सेक्टर्स का जायजा लेते हैं वज़ीर आज़म खुद। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मुआशी तरक्की और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए सबसे अहम करार देते हैं और इस सेक्टर से वाबस्ता सीमेंट सेक्टर की आमदनी में गुज़िश्ता तिमाही में 82% कमी, इंतहा से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ सेक्टर्स का जायजा लिया गया है और सीमेंट सेक्टर के मुनाफे के मार्जिन में 10% की कमी आई है। सीमेंट सेक्टर की आमदनी में कमी इसलिए भी तशवीशनाक है कि 7 सालों में इस सेक्टर ने भरपूर एक्सपेंशन की और 2012 में 15 अरब रुपए का मुनाफा कमाने वाला सीमेंट सेक्टर 2013 में 28 अरब रुपए, 2014 में 33 अरब रुपए और 2015 में इस सेक्टर का मुनाफा मजीद बढ़कर 33.5 अरब रुपए तक जा पहुंचा। और फिर 2016 में पाकिस्तान के सीमेंट सेक्टर ने 45 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। 2017 और 2018 में 44.3 अरब रुपए की कमाई की, मगर 2019 में मुनाफा 5 यानी साल पहले यानी 2013 की सतह तक पहुंच गया और 38 अरब रुपए पर चला गया। ऑटो सेक्टर, जो दुनिया में अवाम की मुआशी तरक्की के पैमाने के तौर पर देखा जाता है, अगस्त के महीने में गुज़िश्ता 62 महीने की 5 साल की सबसे कम गाड़ियां बेची गई, यानी 5 साल की कम तरीन सतह। 41% की कमी गाड़ियों की फरोख्त में देखी गई। मुसलसल गाड़ियों की फरोख्त में कमी आ रही है। 2019 में कार बनाने वाली कंपनियों के मुनाफे में 33% की नुमाया कमी देखी गई। कार से लेकर ट्रैक्टर तक सबकी फरोख्त में कमी आई। कंपनियों के मुनाफा बुरी तरह मुतासिर हुआ। गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के मुनाफे में कमी भी इसलिए अहम है क्योंकि गुज़िश्ता 6 बरस में मुसलसल इनके मुनाफे में इजाफा होता रहा, जिसकी वजह से नून लीग के दौर के आखिर में बड़ी बड़ी कार बनाने वाली कंपनियों ने पाकिस्तान में कार बनाने के कारखाने लगाने का फैसला किया, जिसका क्रेडिट शुरू में हुकूमत में आके खुद तहरीक इंसाफ ने लेने की कोशिश की कि ये सब हमारी हुकूमत की वजह से हो रहा है, सरमायाकारी आ रही है, मगर फिर कार बनाने वाली कंपनियों के हालात बुरे हो गए। 2013 में पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली कंपनी का टोटल मुनाफा 8.7 अरब रुपए था। 2014 में 10.5 अरब रुपए और फिर अगले साल यानी 2015 में मुनाफा तकरीबन दुगना होकर 21 अरब रुपए पर पहुंच गया। 2016 में 24.7 अरब रुपए, 2017 में 31.8 अरब रुपए और 2018 में बढ़कर इन कंपनीज का मुनाफा 34.5 अरब रुपए पर पहुंच गया, मगर फिर 2019 में मुनाफा कम होकर 21.7 अरब रुपए की सतह पर आ गया। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के इंजीनियरिंग सेक्टर के मुनाफे के मार्जिन भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और उनके मुनाफे में 61% की कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टील सेक्टर की कारकर्दगी और मुनाफा बुरी तरह मुतासिर हुआ। केमिकल सेक्टर के मुनाफे में 1% की कमी रिकॉर्ड की गई। केबल और इलेक्ट्रिकल अशिया बनाने वाली कंपनियों के मुनाफे में पिछली तिमाही में 42% कमी रिकॉर्ड की गई। फूड और पर्सनल जो प्रोडक्ट है उस सेक्टर में बनाने वाली कंपनियों के मुनाफे में 76% कमी रिकॉर्ड की गई। मईशत के लिए ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि लकी सीमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद अली तब्बा गुज़िश्ता माह हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने खदशे का इजहार किया कि गुज़िश्ता साल तो 3.6% की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई, मगर अगले साल उसमें 6.5% की कमी आएगी।
LSM है जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें तो अभी 3.5% की कॉन्ट्रैक्शन आएगी, पर ये कॉन्ट्रैक्शन इज़ द बिगनिंग, ये तो कॉन्ट्रैक्शन मजीद आएगी। मेरे ख्याल में इस फाइनेंशियल ईयर में ये कॉन्ट्रैक्शन 6.5 से 7% तक चले जाएगी। तो इन हालात में आपकी महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, नई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। तो मेरे जो है कंसर्न के ये जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं ना, उनका एक मसला बैठ के एक ड्राइंग रूम में बैठ के एक हल होना चाहिए कि रोड मैप क्या है। ये बात वाज़ेह हो कि सिर्फ जून 2019 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 5.1% की कमी आई थी। गुज़िश्ता माली साल में पूरे साल में तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 3.6% की कमी आई, मगर आखिरी महीनों में कमी का रुझान शुरू के महीनों से ज़्यादा था। मोहम्मद अली टब्बा कह रहे हैं कि 6.5% की कमी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आ सकती है। बिजनेसमैन का कहना है कि मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, मगर बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल नहीं हो रहा है। मजीद इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस कम्युनिटी तैयार नहीं है। आज इतनी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है बिजनेस सेक्टर में कि आगे पता ही नहीं कि रोड मैप क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट करें कि ना करें। मतलब आज आप मुझसे सवाल पूछें कि आपका प्लान क्या है कि अगले सालों में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मैं कहूँगा नहीं, मैं बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट कर दी है उसको चलाने के लिए इतने डिफ़िकल्टीज़ और इतने मसाइल बढ़ गए कि आगे तो इन्वेस्टमेंट करना और सोचना भी मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल है। खुद समझते हैं कि इस वक्त वो सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है कि आप भी एक्सपेंशन की तरफ जाएं जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या एक्सपोर्टेबल सरप्लस के ऊपर फोकस हो, या इस वक्त भी आप समझते हैं कि जो इन्वायरमेंट है उसमें जो एग्जिस्टिंग एक्सपेंशन कर दी है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसको संभालना इस वक्त आपके लिए पहला चैलेंज है? आई थिंक ये जो एक्सपेंशन कर दी है उसको संभालना जो है वो पहला चैलेंज है। और इस इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में अभी इन्वेस्टमेंट करना तो आई थिंक वायबल जो है वो नज़र नहीं आता। बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत है कि फैसले तो होते हैं मगर उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जाता। 5 एक्सपोर्ट सेक्टर में इन्होंने कहा कि आप एक्सपेंशन करें, एक्सपोर्ट को आप बढ़ाएं। उसके लिए आपने अभी तक इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है कि $6.5 में जो गैस मिलनी चाहिए, उसकी किसी पर कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। आज मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी टेक्सटाइल में, एक्सपेंशन करनी है प्रोसेसिंग में, वीविंग में और स्पिनिंग में, वो मैं डिसीजन इसलिए नहीं ले रहा कि इसमें गैस अवेलेबल है लेकिन उसके टैरिफ की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इस तरह के जो ये इरिटेंट्स है ना जी, ये बहुत ही एक कंसर्निंग है, और इसका जो सोल्यूशन है अगर वो फास्ट ट्रैक बेसिस में नहीं लेंगे तो आप यकीन माने शाज़िब भाई के आहिस्ता आहिस्ता जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी शटर हो जाएगा और उसको फिर दोबारा से बहाल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। देखते थे कि जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस आए, जैसे मैंने कहता रहा कि एनर्जी प्राइस का एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए $6.5 गैस का और 7.5 सेंट हमें उसमें काफ़ी तकालीफ आई पिछले साल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। बॉन्ड्स जो हमारे, उन्होंने कहा कि सेल्स टैक्स रिफंड के सामने बॉन्ड्स इशू होने, उसके अंदर टेक्निकल मसाइल आए कि वो डिस्काउंट नहीं हो सकते। आपने देखा ज़ीरो रेटेड टैक्स स्ट्रक्चर ख़त्म हुआ, उसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पिछले 3 महीने रही। मुसलसल शिकायत है बिजनेस कम्युनिटी की कि वादे हो जाते हैं, फिर हम मस्बत हो जाते हैं, मगर फिर उस पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं होता, क्लैरिटी नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कुछ सेक्टर्स में मुनाफा में भी इजाफा हुआ। ऑयल एंड गैस सेक्टर के मुनाफे में 40% का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी उसकी बड़ी वजह बनी, क्योंकि इन कंपनीज का मुनाफा तेल और गैस की इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की कीमतों से मुंसलिक है। खाद बनाने वाली कंपनियों के मुनाफे में 42% का इजाफा देखा गया, जिसकी बड़ी वजह खाद और DAP की जो कीमतें हैं उसमें 23% और 11% का इजाफा है। बैंकिंग सेक्टर को भी शरह सूद बुलंद होने और उस बुलंद शरह सूद पर हुकूमत की तरफ से भरपूर कर्जे लेने का फायदा हो रहा है। शरह सूद 13.2% की बुलंद तरीन सतह पर है। कमर्शियल बैंक्स को 14% से ऊपर भी हुकूमत को कर्जा देने का मौका मिलता रहा। बैंकिंग स्प्रेड यानी जो शरह बैंक्स अपने डिपॉजिटर को देते हैं बामुकाबला वो शरह जिस पर बैंक लोन देते हैं, वो 5.6% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची, जिसका बैंक्स को फायदा हुआ। गुज़िश्ता तिमाही में बैंक्स के मुनाफे में 8% इजाफा हुआ। क्या ओवरऑल अब यहाँ से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, इस्तेहकाम की तरफ जा सकती हैं? हमारे साथ इस वक्त समीउल्लाह तारिक साहब मौजूद है, माहिर मईशत हैं और डायरेक्टर रिसर्च हैं आरिफ हबीब लिमिटेड। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब, हमने जो आरिफ हबीब रिसर्च की रिपोर्ट है उसके भी मंदरजात अवाम के सामने रखे। अब आपको लगता है कि फाइनली यहाँ से चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, मजबूत हो सकती हैं, बॉटम देख लिया है, या और इस्तेहकाम की तरफ जा सकती हैं और इम्प्रूवमेंट की तरफ, या अभी भी आपको लगता है कि और नीचे जाएंगी? आगे जाते हुए ताल्लुक है, आगे जाते हुए गवर्नमेंट जो टारगेट कर रही है वो टारगेट कर रही है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ हो,
अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ के लिए हमें नई इन्वेस्टमेंट चाहिए। नई इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास एक तो सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसीज़ होनी चाहिए, दूसरा क्लियर सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये कि अब जैसे अभी तक एनर्जी के ऊपर अभी तक डिस्प्यूट चल रहे हैं कि जो LNG की प्राइस $6.5 MMBTU और 7.5 सेंट किलोवाट आवर जो बिजली की प्राइस गवर्नमेंट ने गारंटी की है वो हुई है या नहीं हुई, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन में कुछ इश्यूज़ हैं। दूसरा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का क्या हुआ है, वो अभी तक कहीं सामने आते हुए नज़र नहीं आ रहे। तीसरा, फिस्कल डेफिसिट एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम ये समझें कि हमें करंट अकाउंट डेफिसिट से बाहर निकलना है तो उसके लिए हमें सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप को ख़त्म करना पड़ेगा, यानी सेविंग बढ़ानी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट उससे पूरी करनी पड़ेगी। अब सेविंग बढ़ाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक तो ये कि गवर्नमेंट का डेफिसिट इतना ज़्यादा होता है कि वो प्राइवेट सेक्टर की सेविंग्स खा जाता है। तो वो गवर्नमेंट का डेफिसिट कैसे कम होगा, उसके लिए 3-4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो रेवेन्यू का इंक्रीज़ होना ज़रूरी है, दूसरा ये कि जो स्टेट और एंटरप्राइजेज़ में लॉसेस हैं उनका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर हमने कुछ इम्प्रूवमेंट तो शायद देखी है, लेकिन ये कि कोई टेंजिबल इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए। मतलब है कि PIA, पाकिस्तान स्टील या जो डिस्कोज हैं, NHA हैं, इनके लॉसेस को कंट्रोल करना, एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट पे मेजर काम होना चाहिए, वो अभी तक उस स्पीड में नहीं हो रहा जिस स्पीड पे होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है काम अभी काफ़ी बाकी है। ये तो हम अभी स्टेबलाइजेशन के मोड में तो सम वॉट आ गए कि हमारा एक्सटर्नल अकाउंट में डेफिसिट कम हो गया क्योंकि इंपोर्ट में कंप्रेशन हो गई, लेकिन आगे हमें एक्सपोर्ट में मेजर इंक्रीज़ चाहिए और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में इंक्रीज़ चाहिए और एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल चाहिए। मगर इस सिनेरियो में आपको नज़र आ रहा है कि कम से कम जो इन्फ्लेशन के अब हालिया नंबर्स आए हैं वो हैं तो डबल डिजिट में, मगर कोई कंट्रोल में आ रहे हों, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर इन्फ्लेशन ने ज़रा स्लो डाउन किया हो महंगाई ने, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट्स कम हों, स्टेबलाइजेशन से ज़रा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी में नज़र आ रहा है कि बड़ा फुकदान है इस वक्त कॉन्फिडेंस का। देखिए, पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान तो है, इस पे तो सब लोग अग्री कर रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट चाहती है या जो ECC वगैरह में अप्रूव होता है वो बहुत दफ़ा नीचे तक पहुंच नहीं पाता या हो नहीं पाता, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। दूसरी तरफ ये कि जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तो इन्फ्लेशन में डाउन ट्रेंड नज़र आया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो वो थोड़ा इंक्रीज़ नज़र आया है, तकरीबन 11.5% इन्फ्लेशन आ गई। तो उसकी वजह से जो है मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक ये वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें शायद रेट कट ना करे। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये मार्च 20 से पहले शायद रेट कट की तरफ ना जाएं। हालांकि स्टेट बैंक के गवर्नर ने आखिरी जो इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी पे तबसरा जब खुद किया था तो उन्होंने जो मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन है इसको डिस्कस किया था, लेकिन मेरा अभी भी ख्याल है कि चूँकि 3 महीने की रीडिंग काफ़ी ऊपर है, 10% से ऊपर, तो मेरा ख्याल है अभी शायद ये और राइजिंग ट्रेंड ही नज़र आ रहा है, तो शायद मेरा ख्याल है कट की तरफ ना जाएँ। बाकी मेरा ये ख्याल है कि जो अनसर्टेनिटी जो है वो इस तरह कम हो सकती है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर हम 10-11 अरब डॉलर से ऊपर चले जाएं जो स्टेट बैंक के रिजर्व हैं, वो किस तरह हो सकते हैं कि हमारे जो प्राइवेटाइजेशन जो इन्होंने करनी है 2 पावर प्लांट्स की, NPP MCL के अंदर जो हवेली बहादुर शाह और बल्लोकी जो हैं, ये 2 पावर प्लांट्स अगर ये कर दें जल्दी तो होपफुली इससे हमारे रिजर्व में जल्दी इंक्रीज़ होगा। बाकी यूरो बॉन्ड सुकूक इशू करते हैं जिसमें सर्टन रोल ओवर भी होना है, और बाकी जो है वो कुछ पैसे T-बिल्स वगैरह में अट्रैक्ट कर लें डॉलर में। तो मेरा ख्याल है रिजर्व्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे अगर सर्टेनिटी आ जाए ना तो बाकी चीज़ें हमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती हैं, क्योंकि डॉलर हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होता, छाप नहीं सकते, बाकी चीज़ें जो है वो फिर मैनेजेबल होती है। बहुत शुक्रिया। समीउल्लाह तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब मुलाकातें बिजनेस कम्युनिटी की जारी हैं, वज़ीर-ए-आज़म से भी उनकी मुलाकात होनी है। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद देखते हैं कि कोई क्लियर रोड मैप और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उनके लिए हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जज अरशद मलिक वीडियो केस मजीद पेचीदा हो रहा है, जज तब्दील हो रहे हैं, रिश्वत देने का इल्ज़ाम लग रहा है। FIA मुल्जिमान को गिरफ्तार करती है, फिर 5 दिन बाद कहती है कि मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। फिर जज अरशद मलिक FIA अफसरान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर FIA अपने ही एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू करती है, फिर FIA अदालत से खुद दरख्वास्त करती है कि जिन मुल्जिमान को छोड़ा था उनके दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं, मगर अदालत की दरख्वास्त मंजूर नहीं करती है। ये सब कुछ हो रहा है, मगर जज अरशद मलिक के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कोर्ट ने आज जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की समाअत की। जज ताहिर महमूद ने समाअत की। दौरान समाअत FIA ने डिस्चार्ज मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त दायर की और अदालत को बताया कि मरकजी मुल्जिम मियां तारिक जुडिशल रिमांड पर है। 2 मुल्जिमान नासिर भट्ट और सलीम रजा इश्तिहारी हैं। नासिर जंजुआ, मेहर गुलाम जिलानी और खुर्रम शहजाद को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने डिस्चार्ज कर दिया है। FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम को डिस्चार्ज करने पर
डीजी FIA ने तफ्तीशी टीम तब्दील कर दी। डिस्चार्ज किए गए तीनों मुल्जिमान के खिलाफ वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए मुल्जिमान को समन भी जारी किए, लेकिन तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे। एक मुल्जिम गायब भी है। वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं ताकि मुल्जिमान से तफ्तीश की जा सके। इस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि पहले भी ऐसा ही किया और अब फिर वही प्रैक्टिस की जा रही है। कानून पर बात करें, जो बात आप कर रहे हैं वो आपके ही खिलाफ जाती है। FIA के प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने रिमार्क दिए कि दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। इस पर FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत से दरख्वास्त की कि दरख्वास्त मुस्तरद ना करें, दरख्वास्त वापस लेना चाहेंगे। इस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि मजाक नहीं, अब दरख्वास्त पर फैसला ही किया जाएगा। मामला सुलझने की बजाय उलझ रहा है। जब 6 जुलाई को एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आई थी, जिसके खिलाफ जज अरशद मलिक ने FIA में दरख्वास्त जमा कराई थी और इल्ज़ाम लगाया कि नासिर जंजुआ, महर गुलाम जिलानी और खुर्रम यूसुफ भी इन मुल्जिमान में शामिल हैं जिन्होंने उन्हें ब्लैकमेल किया था। फिर 2 सितंबर को FIA ने नासिर जंजुआ, महर गुलाम जिलानी और खुर्रम यूसुफ को हिरासत में ले लिया, मगर फिर 7 सितंबर को इस केस में अहम मोड़ आया। FIA ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये तीनों मुल्जिमान, इनके खिलाफ शवाहिद नहीं मिले हैं, अदालत चाहे तो इन्हें रिहा कर दे। इसके बाद FIA प्रोसिक्यूटर ने भी तफ्तीशी अफसर की तायद कर दी। इसके बाद जज साकिब जवाद ने हुक्म जारी किया कि मुल्जिमान के खिलाफ कोई एक सबूत नहीं मिला, जिसकी बिना पर इन मुल्जिमान को हिरासत में रखने का कोई जवाब नहीं बनता। फिर इसके बाद खुसूसी अदालत के जज ने तीनों मुल्जिमान की रिहाई के फैसले पर बरहमी का इज़हार किया। इसके अलावा जज अरशद मलिक ने भी DG FIA को ख़त लिखा और शिकायत की कि FIA एहलकारों ने तफ्तीश ठीक से नहीं की, इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर DG FIA ने तहकीकाती टीम तब्दील की। फिर FIA ने अपनी रिपोर्ट में इदारे के डायरेक्टर अफजल भट्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक लतीफ़, फजल महबूब और प्रोसिक्यूटर करीमुल्लाह तारड़ पर तीनों मुल्जिमान से तफ्तीश में गफलत बरतने का इल्ज़ाम लगाया। FIA ने अपने ही ऊपर लगाया और केस में नामजद तमाम मुल्जिमान की दोबारा तहकीकात शुरू कर दी। अब आम बात यह है कि जज साकिब जवाद से पहले सिविल जज शाइस्ता कुंडी ने केस की समाअत से इनकार कर दिया था। गुज़िश्ता रोज़ उनके इनकार की वजह सामने आई है। खबरों के मुताबिक जज शाइस्ता कुंडी ने 2 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा और उन्हें बताया कि मुल्जिमान की सिफारिश के लिए उनसे रब्ता किया गया था, जिस पर उन्होंने समाअत से मादरत की। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज शाइस्ता कुंडी की तारीफ़ी सर्टिफिकेट उनको जारी किया और उनके कंडक्ट की तारीफ की। ये इस केस में हो क्या रहा है, इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा खुद हिदायत गुशूरी से। हिदायत, बहुत शुक्रिया। FIA कभी कुछ कहती है, कभी कुछ, खुद जज भी इस बात पर नाला हो रहे हैं। क्या हो रहा है इस केस में? शाहजेब, अब इस केस में एक नया मोड़ आया है क्योंकि तहकीकात पे तहकीकात हो रही हैं। जज अरशद मलिक की जो वीडियो का केस था वो पस मंज़र में चला गया है। नई तहकीकात जो FIA की टीम थी, अपनी ही उस टीम की तहकीकात कर रही है, जिसकी रिपोर्ट की बुनियाद पे पिछले महीने 7 सितंबर को रिहाई मिल गई थी, बरी कर दिया गया था 3 मरकज़ी मुल्ज़मान को इस केस में। और सबसे अहम बात यह है कि इन तमाम मुल्ज़मान को दोबारा FIA की टीम गिरफ़्तार करना चाहती है क्योंकि वो समझती है कि वो अभी तहकीकात बाकी हैं, उनके ख़िलाफ़ नए शवाहिद आए हैं। जबकि दिलचस्प मोड़ इस केस में इसलिए है कि तहकीकाती टीम जो FIA की नई बनी है, उनका ये ख्याल है कि पिछली जो टीम थी जिसकी बुनियाद पे इनको बरीयत मिली थी, उनसे कोताही हुई है। वो इन्वेस्टिगेशन शेजी इन्वेस्टिगेशन थी, इसलिए उन्होंने अपने अहलकारों से तहकीकात शुरू कर दी हैं। और साथ ही इस केस में एक और अहम बात यह है कि जो मरकज़ी मुल्ज़मान बरी हुए थे, उनको FIA की नई टीम बार बार नोटिस भेज रही है, जबकि उन्होंने ताउन नहीं किया है। ये FIA ज़रा का बताना है। जबकि साथ साथ नई बातें ये भी सामने आई हैं कि जो पहली खातून जज थी 6 सितंबर को, उन्होंने इस केस से अपने आप को अलग कर लिया था। उसने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बताया है तहरीरी तौर पर कि उनको मुल्ज़मान की तरफ से अप्रोच करने की कोशिश की गई थी, उन पर असर अंदाज होने की कोशिश की गई थी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अपने आप को इस केस से अलग कर दिया है। और साथ ये भी 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिसर ने मुझे थोड़ी देर पहले कंफर्म किया है कि उनको चीफ जस्टिस ने अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया है। तो इस तरह से अब ये तहकीकात पे तहकीकात हो रही हैं। केस की जो वीडियो का केस था जिस पर पूरे पाकिस्तान की नज़र थी, उनमें कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं है। बहुत शुक्रिया किशोर, इस वाले से तफसीलात बता रहे थे। ख़ुद FIA अपनी कभी तहकीकात करती है, कभी कहती है कि इन मुल्ज़िमान के खिलाफ सबूत नहीं, फिर कुछ और बात करती है। जज साहब की तरफ से जो रिमार्क्स थे वो हमने आपके सामने रखे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज राना सनाउल्लाह अदालत में आए मगर सबूत एक दफ़ा फिर नहीं आए। क्या हो रहा है राना सनाउल्लाह के केस में, तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद।
ठीक 93 दिन पहले एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने नून लीग के रुकने कौमी असेंबली राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया। बहुत संगीन इल्जाम लगाए गए, बड़े बड़े दावे किए गए, मगर अब 3 माह बाद इस केस में कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। राना सनाउल्लाह अदालत में पेश होते हैं, मजीद रिमांड मांगा जाता है और फिर राना सनाउल्लाह वापस जेल भेज दिए जाते हैं। 3 माह से यही हो रहा है। जज को तब्दील कर दिया गया, उनकी जगह नए जज की तकर्री नहीं हुई और 1 माह से ड्यूटी जज राना सनाउल्लाह का केस सुन रहे हैं, मगर अब ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। वो सवाल जो राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के वक्त उठ रहे थे वो अब भी बरकरार हैं, उनके जवाब नहीं मिले। राना सनाउल्लाह को आज अदालत में पेश किया गया। खुसूसी जज खालिद बशीर ने केस की समाअत की। राना सनाउल्लाह के वकील फरहाद अली शाह ने दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने पूछा कि सेफ सिटी रिकॉर्ड पेश क्यों नहीं किया गया। फिर अदालत ने हुक्म दिया कि 12 बजे तक सेफ सिटीज़ का रिकॉर्ड पेश किया जाए। अदालत ने MD सेफ सिटी को भी पेश होने का हुक्म दिया। इसके बाद अदालती कार्रवाई में वक्फा हो गया। वक्फे के बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो अदालत ने पूछा कि सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ की जानिब से कौन पेश हुआ है, तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि सेफ सिटी अथॉरिटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पेश हुए हैं। इसके बाद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने अदालत को बताया कि हमने चेक किया है, तमाम कैमरों का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। अदालत को कौन सी गाड़ी नंबर की वीडियो चाहिए वो फराहम की जाएगी। उन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई कि वीडियोज़ रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश कर देंगे। इसके बाद राना सनाउल्लाह के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि अदालत हुक्म दे कि हम खुद सेफ सिटी कैमरों की वीडियोज़ जाकर देख लेंगे। अदालत ने राना सनाउल्लाह के वकील को गाड़ी की वीडियोज़ देखने के लिए सेफ सिटीज़ हेडक्वार्टर जाने की इजाज़त दे दी। इसके बाद अदालत ने राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में एक दफ़ा फिर 9 अक्टूबर तक तौसी कर दी और समाअत मुलतवी कर दी। अब 1 हफ्ते बाद फिर समाअत होगी, मगर आज इस केस में एक और अहम पेशरफ्त हुई है। राना सनाउल्लाह ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने अपनी जमानत की दरख्वास्त में ANF के तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो हुकूमत पर सख्त तनकीद करते रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ मंशियात स्मगलिंग का झूठा मुकदमा बनाया गया। FIR ताख़ीर से दर्ज की गई जो मुकदमे को मशकूक साबित करती है। दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FIR में 21 किलोग्राम हीरोइन स्मगलिंग का लिखा गया, बाद में उसका वजन 15 किलोग्राम जाहिर कर दिया गया। उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही गिरफ्तारी के खदशे का इजहार किया था, अब बेबुनियाद मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। राना सनाउल्लाह ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मंशियात स्मगलिंग के मुकदमे में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। अब ये मामला आला अदालत तक पहुँच गया है, मगर कुछ सवालात अभी तक बाकी हैं। अदालत में पेशी के मौके पर राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि 1 माह से ड्यूटी जज उनका केस सुन रहा है। हुकूमत अपनी मर्जी का जज लगाना चाहती है। मेरे खिलाफ अगर कोई वीडियो थी तो वो पेश क्यों नहीं की गई। मेरे केस की इस वक्त जो है वो पोजीशन ये है कि जो इस ANF कोर्ट के पहले जज थे अरशद मसूद साहब, उनको ऐसी सूरत में ट्रांसफ़र किया गया कि जब लोग मेरी बेल की जो है वो आर्गूमेंट सुन रहे थे और उसके बाद वो फैसला डिक्टेट करने वाले थे कि उनको व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया। अब 1 महीने से ज़्यादा अर्सा हो गया है कि ANF कोर्ट का कोई जज नहीं है। ड्यूटी जज जो है वो तो डे टू डे जो है वो हेयरिंग करते हैं और यहाँ पे जो बाद में अयूब मारस साहब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो ANF कोर्ट के लिए रिकमेंड किया, उसे जो है वो डिक्लाइन कर दिया गया। मीनिंग देयर बाई कि हुकूमत ये चाहती है कि वो अपने इन मन गढ़ और झूठे केसेस के लिए जजेज जो है वो उनकी मर्जी के होने चाहिए। DG ANF मेजर जनरल आरफ ने और शहरयार अफरीदी ने जो है वो बैठ के जिसका कहा था कि ये हमारे पास वीडियो है, राणा साहब खुद बरामदगी करवा रहे हैं, वो वीडियो जो है वो अदालत में पेश करें। इन्होंने कहा था कि हम अदालत में पेश करेंगे, वो अदालत में क्यों नहीं पेश की। बार बार राना सनाउल्लाह चैलेंज कर रहे हैं। नून लीग दावा कर रही है अब तक ANF मुकदमा नहीं बना सका है। जज दौरान समाअत बदल दिए गए थे। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और शहरयार अफरीदी ये दावा करते रहे कि ANF का तो ट्रैक रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, 98% मुल्जिमान के खिलाफ कन्विक्शन का रिकॉर्ड है। जाहिर है वो कन्विक्शन जज साहिबान ने की होगी। तो जो जज एक लंबे अरसे से मौजूद थे एंटी नारकोटिक्स की अदालत में, उन्हें हटा दिया गया राना सनाउल्लाह के केस से, और ये कहकर हटा दिया गया कि उनके साख और किरदार के हवाले से सवालात हैं।
तो जो उन्होंने पहले 98% फैसले दिए, क्या वो दुरुस्त थे? अगर उनकी साख दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि इस हुकूमत ने उनकी साख पर सवाल उठाकर उन्हें तब्दील कर दिया। हालांकि उससे पहले राना सनाउल्लाह के केस में बार बार ये कह रहे थे कि ANF इतना अच्छा काम करती है कि 98% मुकदमात में फैसला ANF के हक में आता है। तो सबसे अहम सबूत मंशियात की बरामदगी की वीडियो है, वो अब तक पेश नहीं की गई, ना ही अब तक सामने आ सकी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक से। आजम, बहुत शुक्रिया। आजम, आज क्या हुआ अदालत में? कोई सबूत या कम से कम सबूत का कोई इशारा सामने आया? आज की प्रोसीडिंग बड़ी अहम थी। स्पेशल ड्यूटी जज खालिद बशीर की अदालत में रिमांड ख़त्म होने पर राना सनाउल्लाह को जब पेश किया गया तो उनके वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो वीडियो पेश की जाए, एंटी नारकोटिक्स फोर्स वो वीडियो पेश करे जिसमें यह कहा गया है कि राना सनाउल्लाह ने स्पेशली वो बैग पकड़ा और बैग पकड़कर एंटी नारकोटिक्स के लोगों को दिया कि ये इस बैग में कुछ मनशियात हैं। वकला की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो वीडियो कहाँ पर है, हमें वो वीडियो दिखाई जाए, हमें ना ही कम से कम अदालत को दिखाई जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि क्या ऐसी कोई वीडियो है? डिप्टी चीफ लीगल अफेयर्स काशिफ मुख्तार थे एंटी नारकोटिक्स की तरफ से जो पेश हुए, उनका कहना था कि जी हम वीडियो पेश करेंगे। तो अदालत ने कहा कि आप वीडियो पेश करें, जिस पर मुलज़म के वकला ने यह कहा कि सेफ सिटी जो है लाहौर की, अगर उनके पास कोई वीडियो है तो वो वीडियो पेश करें। जिस पर अदालती तलबी के बाद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी लाहौर अकबर नासर पेश हुए। अकबर नासर ने कहा कि उनके पास 16 घंटे की वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन उनके पास वो गाड़ियों के नंबर्स नहीं हैं कि वो उस दिन की वो वीडियोस बता सकें। जिस पर मुलज़म के वकला ने कहा कि अगर अदालत उन्हें हुक्म दे तो वो कल सेफ सिटी ऑफिस कुर्बान लाइन में जाकर उन नंबर्स की वीडियो, उन नंबर्स को बता सकते हैं कि ये गाड़ियाँ हैं। जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि कल तफ्तीशी ऑफिसर जो है राना सनाउल्लाह के केस में वो और मुलज़म के वकला कुर्बान लाइन पर पहुँचें और जाकर उन गाड़ियों के नंबर्स दें सेफ सिटी वालों को ताकि वो उसकी वीडियोस दिखाएं। सेफ सिटी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 16 घंटे की वीडियोस उनके पास मौजूद है, जिस पर अदालत ने कहा कि आप इन वीडियोस को महफूज कर लें, अदालत जब कहेगी तो आप ये वीडियोस अदालत में पेश कर दें। जिसके बाद अदालत ने 7 दिन के लिए उनका मज़ीद रिमांड दे दिया। बहुत शुक्रिया। आज़म मलिक हमारे साथ मौजूद थे। अब केस जुडिशल मजिस्ट्रेट से इंसदाद मंशियात की खुसूसी अदालत में पहुँच गया, नामुकम्मल चालान पेश कर दिया गया, मगर वो सबूत, वो फुटेजेस पेश नहीं की जा रही हैं। जो CCTV पेश की गई वो भी गाड़ी की मोटरवे में दाखिले की थी, जिस पर राना सनाउल्लाह के वकला एतराज़ उठा चुके हैं। ये सीक्वेंस है जिसमें वाक़यात होते रहे। हालांकि ANF का ये मामूल है कि बरामदगी के वक्त मुलजिम की मंशियात के साथ तस्वीर बनाकर मीडिया से शेयर की जाती है, लेकिन राना सनाउल्लाह के केस में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। अभी तक किसी ने वो 15 किलो हीरोइन के बैग या 15 किलो जो उस बैग में से बरामद हुई उसकी तस्वीर नहीं देखी। हालांकि ये मामूल है एंटी नारकोटिक्स फोर्स का कि कुछ भी बरामद हो वो तस्वीर रिलीज़ की जाती है। शहरियार आफरीदी ने वाक़े के 2 दिन बाद ही सबूतों और फुटेजेस की मौजूदगी का दावा करना शुरू कर दिया। सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के तीसरे दिन 3 जुलाई को एयरवाई न्यूज़ के प्रोग्राम में वीडियो की मौजूदगी के सवाल पर उनका कहना था कि तमाम सबूत मौजूद हैं। नमक खाकर कहा कि सब कुछ सबूत हैं, अदालत में पेश करेंगे, कोई सियासत नहीं है। फिर 4 जुलाई को उन्होंने डायरेक्टर जनरल ANF मेजर जनरल आरिफ मलिक के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से मुतालिक तफसीलात बताईं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि शवाहिद पूरे थे, इसलिए जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं थी। आपने कहा कि जी हमने फिजिकल रिमांड नहीं लिया और जुडिशियल लिया। फिजिकल रिमांड अगर हम लेते हैं तो आप कहते हैं कि जी, या लोग कहते हैं जो पार्टी की जुड़ी बात होती है कि जी प्रॉब्लली फिजिकली इनको मनवाया जा रहा है। वी हैव सफिशिएंट प्रूफ, सफिशिएंट एविडेंस। जब आपका सफिशिएंट प्रूफ और एविडेंस हो तो आप यू डोंट माइंड कि ये शायद जुडिशियल रिमांड में चला जाए। फिजिकल रिमांड की सूरत बहुत होती है जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेट करना है, और इस सूरत में यकीनन किसी तरीके से ये बनाया जा रहा है, ये बनाया जाता है कि फिजिकल रिमांड ले लिया गया है, अब जो कुछ नहीं है वो भी डाल दिया जाएगा। हमें नहीं लगा कि फिजिकल रिमांड लेके इसको और कम्प्लीमेंट करें और इल्ज़ाम लेके फिजिकली टार्चर करने वाला खासा या मनवा कर रखा गया। तो वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट। अब 3 माह हो गए। अगर केस इतना मजबूत था कि जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत भी महसूस नहीं की गई तो अब तक अदालत को मुतमईन क्यों नहीं किया गया, सबूत क्यों नहीं रखे गए? शहरियार आफरीदी बहरहाल मुतमईन है कि उनके पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, वो अदालत को मुतमईन करेंगे। बारहा वो इस बात का इजहार कर चुके हैं, मगर अदालत में सबूत नहीं रखे गए हैं। आज के दिन तक हम मुसलसल इस केस पर बात करते हैं, मुसलसल इस केस को कवर करते रहे हैं कि अगर राना सनाउल्लाह पर इल्ज़ाम दुरुस्त है तो उनको बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, सबूत सामने आने चाहिए। इसलिए हम बार बार वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी को अपने प्रोग्राम में बुलाते रहे हैं, उन्हें पैगामात भेजते रहे हैं। अब तक हम उन्हें 13 दफ़ा ऑफिशियली, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि हमने इस टॉपिक पर उन्हें प्रोग्राम में बुलाने के लिए दावत दी। उन्होंने कभी कहा कि मसरूफ़ हैं, कभी कहा कि अगले दिन आएंगे, उनके असिस्टेंट की तरफ से भी कहा गया, फिर कहा कि आज मसरूफ़ हैं नहीं आएंगे, मगर वो मुसलसल दूसरे टॉक शोज़ में जाते रहे। तो फिर हमने कोशिश की
कि जब वो कलमा पढ़ के दावा कर चुके हैं कि सारे सबूत मौजूद हैं और अदालत को दिए जाएंगे, तो क्यों सबूत नहीं दे रहे? तो वो मुख्तलिफ दूसरे टॉक शोज़ में, असेंबली की तकारीर में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मौक़िफ़ सबूत के हवाले से इख्तियार कर रहे हैं? जो सवालात थे वो अपनी जगह बरकरार हैं। हमने आज भी प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर आज भी वो नहीं आए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। अफगान तालिबान के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मायूसी का इजहार किया था, कहा था कि अफगान तालिबान से के हवाले से मैं डोनाल्ड ट्रंप से बात करूंगा। अफगान तालिबान पाकिस्तान आ रहे हैं, कितना बड़ा किरदार हो सकता है, किस तरह मामला हल हो सकते हैं, बात करेंगे एक ब्रेक बाद। अमेरिका ने तो अफगान तालिबान से मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए, मगर अब भी सिफारती कोशिशें जारी हैं। तालिबान अब भी मुतहर्रिक हैं। मुज़ाकरात मुअत्तल होने के बाद से वो अब तक 3 ममालिक के दौरे कर चुके हैं और अब तालिबान का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। ये इतलात आ रही हैं ज़राए से कि वो पहुंच गया है। कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि वो रवाना होंगे, कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस वफ्द की सरबराही मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर कर रहे हैं। अफगान तालिबान का ये वफ्द कल वज़ारत ख़ारजा और दीगर आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेगा। तालिबान वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात का भी इम्कान है। अमेरिका के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए मुज़ाकरात ज़ल्मे खलीलज़ाद पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो क्या एक बार फिर से मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं? अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ जुलाई 2018 में हुआ, फिर सितंबर 2019 तक फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के 9 दौर हुए और फ़रीक़ैन की तरफ से दावे किए गए कि वो मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। मगर मुज़ाकरात के साथ साथ तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान में बम धमाके भी जारी रखे गए। ना सिर्फ बम धमाके किए गए बल्कि इन धमाकों की जिम्मेदारी भी कबूल की गई, जिसके बाद 8 सितंबर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने कैंप डेविड में होने वाली खुफिया मुलाकात की मनसूखी का भी ऐलान किया। चंद घंटों पहले ये सब कुछ मनसूख हो गया, जिसके बाद तालिबान और अमेरिका में मुज़ाकराती अमल रुक गया। मगर तालिबान ने मुज़ाकरात खत्म होने के बाद मुसलसल गैर मुल्की दौरे किए। पहले तालिबान का वफ्द रूस गया, उसके बाद चीन गए और फिर ईरान का दौरा किया और अब पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अहम बात यह है कि तालिबान ने इससे पहले भी दौरा पाकिस्तान का ऐलान किया था। फरवरी में अफगान तालिबान के तर्जुमान का बयान सामने आया था कि अफगान तालिबान का एक वफ्द 18 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगा, मगर ये दौरा नहीं हो सका। बाद में तालिबान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान जाने से रोक दिया। मगर गुज़िश्ता माह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका में बात करते हुए कहा कि उन्होंने अफगान हुकूमत की तशवीश पर तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात मुलतवी की, मगर उन्होंने सदर अशरफ गनी से राबता किया और उन्हें कहा कि वो तालिबान को समझाएंगे कि अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात करें। अब तालिबान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिलने वाले हैं, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन्हें कायल कर लेंगे कि वो अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें? और अगर पाकिस्तान किरदार अदा कर लेता है तो क्या अफगान हुकूमत मान जाएगी? जो कुछ पाकिस्तान तय कराता है क्या उस पर अमेरिका मान जाएगा? ये बहुत सारे सवालात हैं। पहले अफगान हुकूमत एतराज़ करती रही है कि बराह रास्त पाकिस्तान ना तालिबान से मुज़ाकरात करे। उन्होंने मुज़ाकरात की मौतली को खुशाइंद भी करार दिया था। तो क्या अब अफगान हुकूमत के खदशात दूर हो गए हैं? साथ ही इस दौरे की अहम बात यह है कि अफगान तालिबान के वफ्द की सरबराही मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर कर रहे हैं। मुल्ला गनी ब्रदर को 2010 में कराची में एक ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया, फिर वो 8 साल तक पाकिस्तान की हिरासत में रहे, फिर उन्हें अक्टूबर 2018 में रिहा कर दिया गया। उस वक्त ये खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तान ने मुल्ला ब्रदर को अमरीकी दरख्वास्त पर रिहा किया है ताकि वो मुज़ाकरात में कोई किरदार अदा कर सकें, और फिर यही हुआ। मुल्ला ब्रदर की रिहाई के बाद मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ, मगर वो तकरीबन 11 माह बाद ही मुअत्तल हो गया। अब एक बार फिर से मुज़ाकराती अमल शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और प्रोग्राम जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा के मेज़बान सलीम साफ़ी से। सलीम साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, ज़ाहिर एक बहुत तवील सफ़र है मुज़ाकरात का, और फिर उन मुज़ाकरात के मनसूख होने का, उन मुज़ाकरात से एक उम्मीद बनने का, और फिर उन मुज़ाकरात के नाकाम हो जाने का। अब ज़ल्मे खलीलज़ाद भी पाकिस्तान में हो, तालिबान भी पाकिस्तान आ रहे हों, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हो, आपको लगता है पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है? कुछ बेहतरी इस वक्त इस माहौल में आ सकती है और मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है शाहज़ेब के अमेरिका के लिए भी अब इतना आसान नहीं है कि इस मामले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लें। जितना आगे तक अमेरिकी हुकाम चले गए थे तो यकीनन कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट की भी दूसरी राय थी, और जिस तरीके से ट्रंप और ज़ल्मे खलीलज़ाद करना चाह रहे थे उसके हक़ में उनकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। लेकिन ये नहीं है कि वो भी मुफ़ाहमत के हक़ में नहीं थे। एक तो ये कि ट्रंप बाहर सूरत उसको निकलना चाहते हैं। अब अगर ये नहीं करते तो दूसरा ऑप्शन फिर उनके पास ये रह जाता है कि माजी की तरह जिस तरह अमेरिका लड़ रहा था तो उसी तरह लड़े तालिबान से। दूसरा, तालिबान के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि तालिबान के यहाँ भी ये एहसास था कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में उन्होंने खोया कुछ नहीं था लेकिन पाया ही पाया था।
और आखिरी मौका पे अपनी सिर्फ एक ज़िद की वजह से उन्होंने जो कुछ पाया भी था उससे भी वो हाथ धो बैठे। तो ख़ुद तालिबान की भी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू हो। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान के लिए तो ये मुज़ाकरात की नाकामी या डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट की ख़बर जो थी वो एक बड़े सदमे और क़यामत से कम नहीं थी। और उस दिन से पाकिस्तान वो डोनाल्ड ट्रंप से और अमरीकी हुकूमत से भी ये कहता रहा कि वो मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू कर दे और तालिबान पे भी ज़ोर देता रहा कि वो इसको मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू कर ले। बीच में अफ़गानिस्तान का इलेक्शन आ गया, तो इलेक्शन का जो भी रिज़ल्ट आता है तो ज़ाहिरी बात है कि उसके बाद भी अमरीकियों ने यही कुछ करना है। लेकिन मुझे अब ये लगता है कि जिस तरह यकतरफ़ा रियायत तालिबान को दी जा रही थी तो शायद अब उस तरह नहीं होगा। कुछ न कुछ अब तालिबान को भी अमेरिका को देना होगा और अमेरिका का इस वक्त पाकिस्तान से यही डिमांड होगा कि वो तालिबान से कुछ न कुछ उनके लिए भी वो मनवा ले। तो अब ये पाकिस्तान की उन कोशिशों का आगाज़ नज़र आता है। इस दौरान भी बैक डोर से बहुत कुछ होता रहा कि आज दोबारा इनफॉर्मल तरीके से उस सिलसिले को पाकिस्तान दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा है। सर साहब, मगर पाकिस्तान का तालिबान पर वो लेवरेज है कि वो उन्हें किसी बात पर मना लें, और अगर उन्हें मना लें तो क्या पाकिस्तान के पास ये मैंडेट है कि तालिबान मान जाएं तो अफगान हुकूमत भी मान जाए और अमेरिका हुकूमत भी उस बात पर मान जाए जो पाकिस्तान तालिबान के साथ तय करे? नहीं, देखें, एक तो ये है कि अफगान हुकूमत जो भी आएगी तो उससे अगर कुछ मनवाना हुआ तो वो अमेरिका उनसे मनवा सकता है। दूसरा, अब अशरफ गनी साहब अगर वापस आते हैं तो पहले भी अशरफ गनी साहब ये कहते रहे कि मैं करना चाहूँगा मुज़ाकरात उनके साथ, लेकिन मेरे पास मैंडेट नहीं है। और बज़ाहिर तो ये लगता है कि शायद अब्दुल्ला के सदर बन जाने की सूरत में तालिबान से मुज़ाकरात मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन मेरा अपना तज्ज़िया ये है कि अब्दुल्ला के सदर बन जाने की सूरत में तालिबान के साथ पैचअप और भी आसान हो जाता है, क्योंकि तालिबान को अगर हुकूमत में जो हिस्सा दिया जाएगा तो वो पख्तून बेल्ट से दिया जाएगा, यानी वो अशरफ गनी जैसे लोगों के हिस्से का दिया जाएगा। तो एक तो, लेकिन अगर वो ना भी करें तो अमेरिका और आलमी बरादरी फिर अफ़गान हुकूमत को इस प्रोसेस में शरीक भी करवा सकती है और उनसे बात भी मनवा सकती है। दूसरा, ये सिर्फ पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आप अगर देखें तो इस प्रोसेस में रशिया भी इन्वॉल्व है, चाइना भी इन्वॉल्व है, ईरान भी इन्वॉल्व है। और इसलिए तालिबान पाकिस्तान आने से पहले वो रशिया गए, चाइना गए और ईरान भी गए। तो वो इन सब क़ुव्वतों की भी ये ख्वाहिश है कि बहरहाल अमेरिका यहाँ से निकले, और उनको ये यकीन है कि अमेरिका का यहाँ से इनखिलाफ फैसिलिटेट हो सकता है सिर्फ तालिबान और अमेरिका की मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में। तो ये अब सिर्फ पाकिस्तान प्लेयर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और वो ममालिक मिल के तालिबान पे भी वो ज़ोर डाल रहे हैं और अमेरिका से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो रीज़नेबल टर्म्स पे आ जाएं। बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहरहाल कहते रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, उसे कामयाब होना चाहिए। मायूसी का इज़हार किया जब अमेरिका ने मनसूख किए थे डायलॉग, कहा था डोनाल्ड ट्रंप से बात करूँगा। अब अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी भी पाकिस्तान में, तालिबान भी पाकिस्तान में होंगे, तो उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि एक ब्रेक थ्रू हो सकता है, गिव एंड टेक अफ़गान हुकूमत, अमेरिका और तालिबान के दरमियान हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई, फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।